जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। आज आप भारत के संविधान का अध्याय 5 संघीय न्यायपालिका की वीडियो देखेंगे। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले अनुच्छेद में आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार की 64वीं वीडियो बनाकर इसके 134 तक कुल अनुच्छेदों की जानकारी साझा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संघीय न्यायालय से संक्रमण 65वीं वीडियो बनाकर इसके 135 वे अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। ये अनुच्छेद ये अंश बताता है कि जब तक संसद अन्यथा कानून नहीं बनाती, तब तक सर्वोच्च न्यायालय के पास वे सभी अधिकार, क्षेत्र और शक्तियां होंगी जो संविधान के लागू होने से ठीक पहले संघीय न्यायालय के पास थी। जय भीम साथियों, आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संघीय न्यायालय से संक्रमण पर बात करेंगे। बता दें कि यह अंश बताता है कि जब तक संसद अन्यथा कानून नहीं बनाती, तब तक सर्वोच्च न्यायालय के पास वे सभी अधिकार, क्षेत्र और शक्तियां होंगी जो संविधान के लागू होने से ठीक पहले संघीय न्यायालय के पास थी। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को मौजूदा कानून के तहत उन मामलों से निपटने का अधिकार दिया गया है जो अनुच्छेद 133 या 134 के प्रावधानों के तहत नहीं आते हैं, बशर्ते संघीय न्यायालय पहले उन पर शक्ति रखता हो। यह खंड संघीय न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायपालिका के संक्रमण के दौरान अधिकार क्षेत्र की निरंतरता सुनिश्चित करता है। चलो आओ पहले सुनते हैं अनुच्छेद में क्या लिखा है, बाद में इस पर विशेष चर्चा सुनेंगे। भारत के संविधान का अध्याय 5 संघीय न्यायपालिका का अनुच्छेद 135 मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय के अधिकार, क्षेत्र और शक्तियां उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग योग्य होंगी। जब तक कि संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान नहीं करती है, उच्चतम न्यायालय के पास किसी ऐसे मामले के संबंध में भी अधिकार, क्षेत्र और शक्तियां होंगी जिस पर अनुच्छेद 133 या अनुच्छेद 134 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, यदि उस मामले के संबंध में अधिकार, क्षेत्र और शक्तियां किसी मौजूदा कानून के तहत इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले संघीय न्यायालय द्वारा प्रयोग योग्य थीं। नमस्कार। कभी सोचा है कि जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ और हमारा सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया, तो क्या हुआ उन मुकदमों का जो पहले से चल रहे थे? या वो अधिकार जो पुराने कानूनों के तहत मिले थे, क्या सब कुछ एकदम शून्य से शुरू हुआ? नहीं, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। आज हम इसी की तह में जा रहे हैं, खास तौर पे ये समझने के लिए कि जो नई सुप्रीम कोर्ट बनी, उसे अपनी कुछ शुरुआती शक्तियां वो कहां से मिली। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू भी है। देखिए, कोई भी बड़ा बदलाव जब आता है, खासकर एक नया संविधान, एक नई न्याय व्यवस्था, बिल्कुल, तो ये पक्का करना बहुत जरूरी होता है कि निरंतरता बनी रहे, कंटिन्यूटी, ताकि न्याय का जो प्रवाह है वो रुके नहीं। हाँ, मतलब पुरानी व्यवस्था से नई व्यवस्था में जाना एकदम स्मूथ होना चाहिए। और इसी संक्रमण को समझने के लिए आज हम बात कर रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 135 की। अनुच्छेद 135? हाँ, ये वो प्रावधान है जो फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय, जो संविधान लागू होने से ठीक पहले भारत की टॉप कोर्ट थी, अच्छा, उससे सुप्रीम कोर्ट में, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में कुछ खास न्यायिक शक्तियों के ट्रांसफर की बात करता है। हाँ, अनुच्छेद 135 आप कह सकती हैं एक तरह से कानूनी इतिहास का एक पुल जैसा है। एक पुल? हाँ, जो संविधान से पहले की न्यायिक शक्तियों को संविधान लागू होने के बाद जो हमारी सर्वोच्च न्यायिक संस्था बनी उससे जोड़ता है। अच्छा। ये दिखाता है कि भाई नई शुरुआत करते हुए भी अतीत की नींव को कैसे सहेजा गया। तो आज हमारा मिशन यही है। एग्जैक्टली। इस पुल को बारीकी से समझना। हाँ। हम जानेंगे कि अनुच्छेद 135 के तहत सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट से कौन सी शक्तियां विरासत में मिली, ये जरूरी क्यों था और इसका मतलब व्यापक महत्व क्या था। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये अनुच्छेद 135 आखिर कहता क्या है? अगर हम इसके मूल टेक्स्ट को देखें, हाँ, तो ये कहता है कि जब तक संसद, मतलब पार्लियामेंट, कानून बना के कोई और व्यवस्था ना कर दे,
तब तक सुप्रीम कोर्ट उन सभी मामलों में क्षेत्राधिकार और शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जिन पर संविधान लागू होने से ठीक पहले फेडरल कोर्ट का अधिकार था। अच्छा। लेकिन इसमें एक पेच है, एक शर्त है कि ये उन मामलों पर लागू नहीं होता जिन पर अनुच्छेद 133 या 134 के प्रावधान लागू होते हैं। हाँ, ये प्रावधान पहली नजर में थोड़ा तकनीकी लग सकता है ना? हाँ, थोड़ा सा। लेकिन इसका उद्देश्य बहुत व्यवहारिक और बहुत महत्वपूर्ण था। वो था न्यायिक निरंतरता। न्यायिक निरंतरता मतलब जुडिशियल कंटिन्यूटी। बिल्कुल। सोचिए, 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना, नया संविधान लागू हुआ, नई सुप्रीम कोर्ट ने काम करना शुरू किया। अगर ये प्रावधान मतलब अनुच्छेद 135 ना होता तो उन ढेरों मामलों का क्या होता जिन पर फेडरल कोर्ट सुनवाई कर सकता था, लेकिन जो शायद नए संविधान के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट की अपील के दायरे में ना आते हों। लीगल वैक्यूम या कानूनी खालीपन पैदा हो सकता था। एग्जैक्टली। जहां लोगों के पास अपनी शिकायतों या अधिकारों के लिए कोई फोरम ही ना बचता, सिर्फ इसलिए क्योंकि पुरानी अदालत खत्म हो गई और नई अदालत के नियम थोड़े अलग थे। बिल्कुल यही स्थिति। अनुच्छेद 135 इसी शून्य को, इसी गैप को भरने के लिए लाया गया था। ये एक सेफ्टी नेट या कहिए सुरक्षा जाल की तरह था। सुरक्षा जाल, इंटरेस्टिंग। हाँ, इसने ये सुनिश्चित किया कि फेडरल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आने वाला कोई भी मामला सिर्फ इसलिए ना अटक जाए क्योंकि भाई व्यवस्था बदल गई है। अच्छा। अगर मामला अनुच्छेद 133 या 134 के तहत नहीं आता पर फेडरल कोर्ट उसे सुन सकता था, तो अब सुप्रीम कोर्ट उसे सुनेगा। ये उस वक्त के लिए बहुत ही जरूरी व्यवस्था थी। इसे हम शायद एक तरह का कानूनी गोंद कह सकते हैं, जो पुरानी और नई न्याय व्यवस्था को भारत के उस अहम ट्रांजिशन पीरियड में जोड़े रखता था, ताकि कुछ बिखरे नहीं। क्या बात है, बिल्कुल सही उपमा है। ये वही कानूनी गोंद था जिसने न्याय प्रणाली की निरंतरता को बनाए रखा। जरा सोचिए, उस अफरा तफरी की अगर हजारों पेंडिंग मामले या स्थापित अधिकार रातों रात सिर्फ इसलिए खत्म हो जाते क्योंकि अदालत का नाम और ढांचा बदल गया था। हाँ, वो तो केओस हो जाता। बिल्कुल। अनुच्छेद 135 ने इस संभावित अराजकता को रोका। लेकिन फिर इसमें ये अनुच्छेद 133 और 134 का बात क्यों? मतलब एक्सेप्शन क्यों डाला गया है? सुरक्षा जाल तो ठीक है, लेकिन फिर इस जाल में इन दो अनुच्छेदों वाले मामलों के लिए एक तरह से छेद क्यों छोड़ा गया है? अगर निरंतरता इतनी ही अहम थी तो इन खास अपीलों को बाहर रखने का क्या लॉजिक था? क्या इन मामलों में स्थिरता की जरूरत नहीं थी? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये संविधान निर्माताओं की बारीकी को दिखाता है। अच्छा, कैसे? देखिए, बात यह है कि अनुच्छेद 133 और 134 वो खुद ही नए संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए डिटेल्ड और नए प्रावधान बना रहे थे। ओके। खास तौर पर हाई कोर्ट से सिविल और क्रिमिनल मामलों में अपील के लिए। तो उन एरियाज में निरंतरता और अपील का रास्ता सीधा सीधा इन नए स्पष्ट प्रावधानों से तय हो रहा था। अच्छा। वहां किसी पुराने नियम को जारी रखने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि नए स्पेसिफिक नियम आ गए थे। अच्छा, तो मतलब 133 और 134 अपने आप में नए रास्ते बना रहे थे सिविल और क्रिमिनल अपील के लिए, इसलिए उन्हें 135 के दायरे से बाहर रखा गया ताकि कोई कंफ्यूजन या ओवरलैप ना हो। सटीक, बिल्कुल। अनुच्छेद 135 का मकसद उन मामलों को संभालना था जो इन नई डिफाइंड अपीलीय श्रेणियों यानी 133, 134 में नहीं आते थे, लेकिन जिन पर पहले फेडरल कोर्ट का अधिकार था। ये ओवरलैप से बचने और क्लैरिटी लाने का एक तरीका था। अच्छा। इसने ये पक्का किया कि सुप्रीम कोर्ट को वो बचा हुआ या कह लीजिए अवशिष्ट क्षेत्राधिकार भी मिले जो फेडरल कोर्ट के पास था उन मामलों के लिए जो सीधी अपील के दायरे से बाहर थे। अवशिष्ट क्षेत्राधिकार, रेसिजुअल जुरिस्डिक्शन, ये दिलचस्प है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को एक एक्स्ट्रा अधिकार क्षेत्र दे रहा था जो संविधान में सीधे तौर पर दी गई अपीलीय शक्तियों के अलावा था। हाँ, ये शक्तियां कहां से आती थीं? स्रोत कहता है किसी मौजूदा कानून, अंडर एनी एग्जिस्टिंग लॉ। इसका क्या मतलब है? ये कौन से कानून हो सकते थे? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, फेडरल कोर्ट की शक्तियां सिर्फ अपील सुनने तक सीमित नहीं थीं। अच्छा। संविधान लागू होने से पहले कई ऐसे कानून मौजूद थे, चाहे वो ब्रिटिश संसद ने बनाए हों या भारत की तत्कालीन विधायिका ने, जो फेडरल कोर्ट को खास तरह के मामलों पर अधिकार देते थे। जैसे कोई उदाहरण? उदाहरण के लिए हो सकता है कुछ कानून खास ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपील की इजाजत देते हों, या कुछ विशेष कानूनी सवालों पर सलाह देने का अधिकार देते हों, या कुछ इंटरस्टेट विवादों से जुड़े हों जो शायद सीधे 1331, 34 के दायरे में ना आते हों। अच्छा,
तो ये मौजूदा कानून मतलब बेसिकली प्री इंडिपेंडेंस एक्ट्स थे जिन्होंने फेडरल कोर्ट को खास रोल दिए थे। हाँ, मोटे तौर पे यही मतलब है। ये वो कानून थे जो 26 जनवरी 1950 को लागू थे और फेडरल कोर्ट को शक्तियां दे रहे थे। अनुच्छेद 135 ने ये सुनिश्चित किया कि इन कानूनों के तहत फेडरल कोर्ट को जो भी क्षेत्राधिकार या शक्ति प्राप्त थी, बस शर्त ये कि वो 13-13-14 के अंडर ना हो, ठीक है, वो अब सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर हो जाए। ये सिर्फ अपील की बात नहीं थी, बल्कि फेडरल कोर्ट द्वारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले हर तरह के न्यायिक अधिकार की बात थी। इसने सुप्रीम कोर्ट के शुरुआती दायरे को काफी वसीया बना दिया। और स्रोत में समय का जिक्र भी है, संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, Immediately before the commencement of this constitution। इस पर इतना जोर क्यों? क्या ये सिर्फ एक तारीख की बात है? नहीं, ये सिर्फ तारीख की बात नहीं है, ये निरंतरता की गारंटी है। गारंटी कैसे? ठीक पहले शब्द ये सुनिश्चित करता है कि शक्तियों के ट्रांसफर में एक पल का भी गैप या शून्य ना हो। जिस क्षण फेडरल कोर्ट का संवैधानिक अस्तित्व, आप कह सकती हैं, समाप्त हुआ या उसकी शक्तियां नए ढांचे में समा गईं, हाँ, ठीक उसी क्षण इंस्टेंटेनियसली सुप्रीम कोर्ट ने उन शक्तियों को ग्रहण कर लिया। कोई कानूनी अनिश्चितता नहीं, कोई रुकावट नहीं। इसे उस रिले रेस की तरह समझ सकते हैं जहां एक रनर मतलब फेडरल कोर्ट दौड़ पूरी करते ही बैटन दूसरे रनर यानी सुप्रीम कोर्ट को थमा देता है, बिना एक सेकंड की भी देरी के, ताकि रेस चलती रहे। बिल्कुल, क्या बढ़िया एनालॉजी है। अनुच्छेद 135 बिल्कुल वही कानूनी बैटन पास करने जैसा था। ये सुनिश्चित करता था कि न्याय की दौड़ बिना किसी रुकावट के चलती रहे। ये तात्कालिक हस्तांतरण इसलिए जरूरी था ताकि कोई ये तर्क न दे सके कि भाई संविधान लागू होने के बाद पुराने कानूनों के तहत मिले अधिकार तो खत्म हो गए, क्योंकि उन पर सुनवाई करने वाली अदालत ही नहीं रही। ओके, ये स्पष्ट है। तो ये सिर्फ एक टेक्निकल ट्रांसफर नहीं था शक्तियों का, बल्कि एक बहुत ही सावधानी से सोचा समझा कदम था। निश्चित रूप से। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता और व्यावहारिकता को दिखाता है। वे न केवल एक मजबूत स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ एक नए गणराज्य की नींव रख रहे थे, बल्कि वे इस बात को लेकर भी बहुत सचेत थे कि इस बड़े बदलाव को जमीनी स्तर पर कैसे लागू किया जाए। हाँ, ये आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। मौजूदा कानूनी ढांचे और अधिकारों का सम्मान करते हुए उन्हें नए सिस्टम में इंटीग्रेट करना एक बड़ी चुनौती थी। हाँ, ये केवल ऊंचे आदर्शों की बात नहीं थी, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी और उनके अधिकारों से जुड़े प्रैक्टिकल मुद्दों को सुलझाने की भी बात थी। सही कहा। इस तरह के जो ट्रांजिशनल प्रोविजंस होते हैं, वो दिखाते हैं कि बनाने वाले कितने यथार्थवादी थे। बिल्कुल, ये दिखाता है कि संविधान बनाना सिर्फ हवा में महल बनाना नहीं था। इसमें मौजूदा व्यवस्था की जो पेचीदगियां थीं, उनको समझना और उनके लिए समाधान खोजना भी शामिल था। अनुच्छेद 135 जैसे प्रावधान ये सुनिश्चित करते हैं कि क्रांति के साथ साथ स्थिरता भी बनी रहे। ये नए भारत की नींव को मजबूत करने वाला एक अहम कदम था। तो फिर आज के समय में किसी आम नागरिक के लिए या लॉ के छात्रों के लिए इस अनुच्छेद 135 को समझना क्यों मायने रखता है? इसका महत्व क्या है आज? देखिए, इसके कई महत्व हैं। पहला, ये हमें सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की पूरी तस्वीर समझने में मदद करता है, खासकर उसके शुरुआती सालों की। अच्छा, हमें पता चलता है कि उसकी शक्तियां सिर्फ अनुच्छेद 132, 133, 134 या 136 जो स्पेशल लीव पिटिशन है तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि इसमें फेडरल कोर्ट से विरासत में मिला एक एडिशनल खास आयाम भी था। यानी इसने अदालत को शायद उम्मीद से ज्यादा बड़े कानूनी मुद्दों से निपटने की क्षमता दी, ठीक अपने गठन के समय से ही। हाँ, बिल्कुल। इसने पक्का किया कि कोई भी ऐसा मामला या विषय न हो जिस पर पहले देश की टॉप कोर्ट यानी फेडरल कोर्ट का अधिकार था और अब नए संविधान के तहत उस पर विचार करने के लिए कोई अदालत ही न बचे, जब तक कि संसद कोई नया कानून न बना दे। हाँ, वो शर्त तो थी। तो इसने सुप्रीम कोर्ट को एक व्यापक आधार दिया जिससे वो देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था के रूप में प्रभावी ढंग से काम करना शुरू कर सके। दूसरा महत्व ये है कि ये कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ और अधिकारों की निरंतरता के सिद्धांत को रेखांकित करता है। अच्छा, एक और बात ध्यान देने वाली है। अनुच्छेद 135 कहता है कि ये व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे, है ना? हाँ। Until Parliament by law otherwise provides। इसका क्या मतलब हुआ? क्या संसद ने बाद में इस पर कानून बनाए? देखिए, स्रोत हमें ये तो नहीं बताता कि संसद ने आगे क्या किया, लेकिन ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे?
ये दिखाता है कि संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 135 को एक परमानेंट फिक्स्ड प्रावधान के रूप में नहीं देखा था। अच्छा। उन्होंने इसे एक ट्रांजिशनल या अंतरिम व्यवस्था माना, जो तब तक के लिए थी जब तक संसद इस मुद्दे पर विचार करके कोई स्थायी कानून नहीं बना लेती। उन्होंने भविष्य की जरूरतों और परिस्थितियों के हिसाब से न्यायिक क्षेत्राधिकार को डिफाइन करने का अंतिम अधिकार संसद को सौंपा। तो ये एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी थी जी कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर बदलाव किया जा सके। जी ये नहीं माना गया कि फेडरल कोर्ट से मिली सारी शक्तियां हमेशा के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास रहेंगी ही रहेंगी। हाँ, ये लचीलापन जानबूझकर रखा गया था। संविधान निर्माता जानते थे कि भाई समय के साथ कानून बदलेंगे, नई चुनौतियां आएंगी, जाहिर है। और तब संसद को ये तय करने का अधिकार होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार कैसा हो। अनुच्छेद 135 ने तात्कालिक जरूरत पूरी की, लेकिन भविष्य के लिए रास्ता खुला रखा। एक तरह से पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और जुडिशियल सिस्टम के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश भी थी। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो अनुच्छेद 135 भारतीय संविधान के लागू होने के समय एक बहुत महत्वपूर्ण, हालांकि शायद थोड़ा कम जाना पहचाना हीरो जैसा था। हाँ, कह सकते हैं। इसने ये पक्का किया कि न्याय का पहिया रुके नहीं। इसने फेडरल कोर्ट के उन सभी मौजूदा क्षेत्राधिकारों और शक्तियों को, जो 13(3) या 13(34) में नहीं आते थे, सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया, ताकि कोई कानूनी शून्य पैदा ना हो। और ये व्यवस्था तब तक जारी रही जब तक संसद ने इस पर कोई और कानून नहीं बनाया। ये एक निर्बाध, स्मूथ जुडिशियल ट्रांजिशन पक्का करने वाला एक बहुत जरूरी पुल था। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। ये कानूनी निरंतरता, स्थिरता और संविधान निर्माताओं की व्यवहारिक बुद्धि का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाता है कि एक महान राष्ट्र बनाने में सिर्फ बड़े बड़े विचारों की ही नहीं, बल्कि छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देने की भी जरूरत होती है, ताकि सिस्टम ठीक से चल सके। सही बात है। इसने ये सुनिश्चित किया कि न्याय तक लोगों की पहुंच बाधित ना हो, भले ही देश एक बहुत बड़े संवैधानिक बदलाव के दौर से गुजर रहा था। ये वास्तव में हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कानूनी ढांचों को बनाते और बदलते समय कितनी दूरदर्शिता और सावधानी की जरूरत होती है। हाँ, और ये हमें ये भी याद दिलाता है कि कानून सिर्फ स्थिर नियम नहीं होते, वे एक डायनामिक प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। डायनामिक प्रोसेस। हाँ, जिसमें अतीत से सीखना, वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना और भविष्य के लिए तैयार रहना, ये सब शामिल होता है। अनुच्छेद 135 इसी डायनामिक प्रक्रिया का एक प्रतीक है। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। अच्छा, क्या? स्रोत हमें बताता है कि ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट को मिली जब तक संसद अन्यथा कानून न बनाए। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या संसद ने वाकई बाद में इस विरासत में मिले क्षेत्राधिकार को लेकर कोई खास कानून बनाए? ये अच्छा सवाल है। अगर हाँ, तो कब और कैसे? और शायद इससे भी ज्यादा दिलचस्प सवाल यह है कि संविधान लागू होने के ठीक बाद उन शुरुआती सालों में क्या असल में अनुच्छेद 135 के तहत कोई महत्वपूर्ण मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने आए? हाँ, मतलब प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या रहा इसका? बिल्कुल। वो मामले किस तरह के थे? क्या इस संक्रमणकालीन क्षेत्राधिकार का भारत के शुरुआती न्याय शास्त्र पर, जूरिस्प्रूडेंस पर कोई वास्तविक ठोस प्रभाव पड़ा? ये आगे की खोज के लिए एक बहुत दिलचस्प बिंदु हो सकता है। सही है। ये समझने के लिए कि इस प्रावधान का कागजों से निकलकर असल अदालती कार्रवाई में क्या असर रहा। आपने वीडियो पूरा सुना। साथियों, धन्यवाद। उम्मीद है इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।